क्या कभी आपने ये सोचा है दैट व्हाट मेक्स अवर मोबाइल फ़ोन वर्क और हाउ स्काई स्क्रैपर स्टैंड्स टॉल, और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हमारे घर को कैसे लाइटन अप कर देती है, वो कैसे होता है? तो ये सीक्रेट जो है ना वो हमारे अर्थ के बहुत ही अंदर में छुपा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल एंड पावर रिसोर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे लेट्स डिग इनटू दिस फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ मिनरल एंड पावर रिसोर्स। ये पिक्चर में जो लैंड है वो कितना ज़्यादा ब्लैक और डस्टी है, इसका रीज़न ये है कि उसमें कोल माइंस प्रेजेंट है। अब ये जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होता है, जो क्योंकि कोल एक मिनरल है तो मिनरल, आप एक एग्जांपल ले लो जैसे कि बिस्किट्स, बिस्किट में फ्लावर, शुगर और मिल्क का मिक्सचर बनाकर वो बिस्किट बनता है, लेकिन हम उसे सेपरेटली नहीं देख सकते। हम फ्लावर को नहीं देख सकते, शुगर को नहीं देख सकते, हम बस उसके मिक्सचर यानी कि बिस्किट्स को देख सकते हैं। वैसे ही रॉक क्या होता है, बहुत सारे मटेरियल से बने हुए होते हैं। तो फिर जो यूज़फुल मटेरियल होता है ना उसी को मिनरल बोला जाता है। जैसे कि आयरन ओर जो है वो स्वीडन में मिलता है, पर ज़रूरी नहीं है कि कनाडा में भी उतने ही क्वांटिटी में आयरन ओर मिलेगा या फिर दूसरी जगह पर। तो इसीलिए जो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, यही रीज़न है कि कैसे कुछ प्लेस जो होते हैं वो रिच इन मिनरल्स होते हैं वाइल अदर्स हैव अ वेरी फ्यू। मिनरल इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस और इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो क्लियरली डिफाइन होता है। और इस ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनइवनली स्प्रेड होता है अक्रॉस द अर्थ क्रस्ट। ये कुछ स्पेसिफिक एरिया में मिलते हैं या फिर कोई रॉक फॉर्मेशंस में मिलते हैं। कभी कभी तो ये ऐसे प्लेस में मिलते हैं जहाँ पे पहुँच पाना भी बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि आर्टिक ओशन का बेड हो या फिर अंटार्कटिका। इसकी जो फॉर्मेशन होती है ना वो डिफरेंट होती है, जैसे कि जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट के हिसाब से होती है, कंडीशंस के हिसाब से होती है। ये नेचुरल प्रोसेस से क्रिएट होता है, इसमें ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होता। और अगर इसे हम रिकग्नाइज़ करना है तो वो हम कैसे करेंगे, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई जैसे कलर या फिर डेंसिटी या फिर हार्डनेस देखकर हम बता सकते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी में हम सॉल्युबिलिटी देखकर बता सकते हैं। 3000+ टाइप्स के मिनरल होते हैं, आप सोच सकते हो। यही टाइप्स ऑफ मिनरल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है मेटेलिक मिनरल और सेकंड होता है नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल से ही आप समझ रहे होंगे कि इसमें मेटल्स तो होते होंगे, लेकिन ये रॉ फॉर्म में होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये हार्ड होता है, कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, और ये शाइनी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है बॉक्साइड, मैग्नीज और आयरन ओर। और इस जो मेटेलिक मिनरल है ना उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक फेरस एक नॉन फेरस। फेरस मतलब इसमें कंटेन होता है आयरन, जैसे कि आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइड। और नॉन फेरस में इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आयरन और कंटेन नहीं होता, लेकिन हाँ अदर मिनरल जो होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो इसमें होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉपर, लेड। और सेकंड होता है नॉन मेटेलिक मिनरल। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मेटल इंक्लूड नहीं होते होंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, मिका और गिब्सन। ये जो मिनरल होते हैं ना ये फ्यूल्स के भी फॉर्म में होते हैं, जैसे कि कोल या फिर पेट्रोलियम। और यही जो होते हैं ना वो नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं। मिनरल को यूज़ करने के लिए हमें उसे बाहर तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो जो प्रोसेस में अर्थ सरफेस से मिनरल को बाहर निकाला जाता है उसी प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल बोला जाता है। और बहुत सारे तरीके के एक्सट्रैक्शंस हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट होता है माइनिंग। इसमें क्या करते हैं, अर्थ सरफेस को डिग करते हैं, मतलब उसमें गड्ढा करते हैं मिनरल को बाहर निकालने के लिए। उसके भी सब टाइप है, जैसे कि ओपन कास्ट माइनिंग। इसमें क्या होता है, जो भी मिनरल एकदम सरफेस के पास में होते हैं, हम बस उसके टॉप लेयर सॉइल को या फिर रॉक को निकाल देते हैं और हमें जो मिनरल मिल जाता है, तो उस मिनरल के एक्सट्रैक्शन को ही ओपन कास्ट माइनिंग बोला जाता है। सेकेंड होता है शाफ्ट माइनिंग। इसमें क्या होता है, मिनरल बहुत ही अंदर में होता है, बहुत ही अंदर में, तो इसमें बहुत बड़ा होल करना पड़ता है, उसके बाद हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। सेकेंड होता है ड्रिलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा होल करना पड़ता है ताकि हम इसे ऑयल या फिर नेचुरल गैस को बाहर निकाल सके। और थर्ड जो होता है वो होता है क्वेरिंग। इसमें क्या होता है, जो मिनरल होते हैं ना वो अर्थ सरफेस से बहुत ज़्यादा क्लोजली होते हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा गड्ढा करके उसे डायरेक्टली बाहर निकाल लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। अब क्या होता है, जो मिनरल होती है वो डिफरेंट टाइप्स के रॉक में पाई जाती है, जैसे कि इग्नीशियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक। अब इग्नीशियस रॉक क्या होती है, जो मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है, जो मेल्ट होकर लावा बनती है, तो उसी से इग्नीशियस रॉक बनता है। फिर उस इग्नीशियस से बहुत सालों बाद वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, और सेडिमेंट्री रॉक कुछ प्रेशर और हीट के कंडीशन में आके मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। तो इनमें ही मिनरल पाई जाती है। तो फर्स्ट होता है इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें क्या होता है, यूजुअली जो होता है वो मेटलिक मिनरल होते हैं, यानी कि उसमें मेटल्स कंटेन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आयरन और होता है ना वो नॉर्थ स्वीडन में मिलता है। कॉपर और निकल जो होते हैं वो ओंटारियो कनाडा में मिलता है। आयरन, निकल, क्रोमाइट, प्लैटिनम जो होते हैं वो साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक में यूजुअली कंटेन होता है नॉन मेटेलिक मिनरल, जिसमें मेटल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन जो होता है वो कॉस्केसस रीजन में मिलता है, जो कि फ्रांस में है। मैग्नीज जो मिलता है वो जॉर्जिया और यूक्रेन में मिलता है। फॉस्फेट जो होता है वो अल्जीरिया में मिलते हैं। और वो मिनरल भी मिलते हैं जिसमें फ्यूल होता है, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम। मिनरल बाय कॉन्टिनेंट। अब हम देखने वाले कि कौन से कॉन्टिनेंट में किस किस टाइप के मिनरल पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है एशिया। एशिया में जो आयरन ओर है ना उसके सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स है चाइना और इंडिया के पास में। हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन्स जो प्रोड्यूस करता है वो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया। चाइना और भी प्रोडक्शन में लीड करता है, जैसे कि लेड, एंटीनोमी और टंगस्टन। और तो और एशिया के पास बहुत सारे डिपॉजिट्स है मैग्नीज, बॉक्साइड, निकल, जिंक और कॉपर के।
नेक्स्ट यूरोप। यूरोप जो है ना वो सबसे ज़्यादा आयरन ओर को प्रोड्यूस करता है। इसमें मेजर डिपॉजिट जो है आयरन ओर के वो है रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस के पास। और तो और इसमें और भी और मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज और निकल। मिनरल डिपॉजिट नॉर्थ अमेरिका में 3 मेन जोन्स पर डिवाइड है। फर्स्ट है कैनेडियन शिल्ड, इसमें आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर डिपॉजिट मिलते हैं। एप्लेंशियन रीजन में कोल डिपॉजिट्स मिलते हैं और वेस्टर्न कॉर्डिलेराज में कॉपर, लेड, जिंक, सिल्वर और गोल्ड के डिपॉजिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट साउथ अमेरिका। ब्राज़ील जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर के। चिली और पेरू लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर के। ब्राज़ील और बोलीविया जो है वो मेजर टिन को प्रोड्यूस करते हैं। और तो और साउथ अमेरिका लार्ज क्वांटिटी डिपॉजिट रखता है गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, मिका, एप्सटॉप्स और डायमंड के। इसमें मिनरल ऑयल भी मिलते हैं जैसे कि कुछ रीजन में वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में। नेक्स्ट अफ्रीका। अफ्रीका वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड, गोल्ड और प्लैटिनम का। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ज़ैर में मेजर गोल्ड प्रोड्यूस होता है। इसमें अदर मिनरल के भी डिपॉजिट है जैसे कि आयरन और कॉपर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट। ऑयल नाइजीरिया, लिबिया और एंगोला में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट्स के। और तो और ये लीडिंग प्रोड्यूसर भी है गोल्ड, डायमंड, आयरन और टी निकल के। इनके पास डिपॉजिट्स भी है अदर मिनरल के जैसे कि कॉपर, लेड, जिंक और मैग्नीज के। कारगुली और कुलगाड़ी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स रखते हैं गोल्ड के। एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में प्रिडिक्ट किया गया कि यहाँ पे बहुत सारे टाइप के मिनरल डिपॉजिट है, कुछ तो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। कोल ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन में मिलता है, आयरन और प्रिंस चार्ल्स माउंटेन में मिलता है और भी बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल। ये तो इतने लार्ज क्वांटिटी में है कि इसको बेचकर प्रॉफिट भी लिया जा सकता है, बट ये रिस्ट्रिक्टेड है ड्यू टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड हार्श क्लाइमेट। माइनिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है तो यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। तो ये कॉन्टिनेंट्स पूरे 7 कॉन्टिनेंट कवर हो चुके हैं जहाँ पे कौन से मिनरल्स मिलते हैं और कौन लीडिंग प्रोड्यूसर है, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में जो मिनरल स्पेसिफिक मिनरल है वो प्रोड्यूस होता है, वो हमने सब देख लिया। यूजेस ऑफ मिनरल्स जैसे कि आप नाम से ही सुन रहे हैं कॉपर, उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, ये सब तो यूज़ होते हैं ना। जैसे गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी में यूज़ होते हैं और कॉपर कॉइन्स और पाइप्स में यूज़ होता है। सिलिकॉन जो कि क्वार्ट्ज से बनता है वो कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। एल्यूमिनियम कितना ज़्यादा यूज़ होता है ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, बॉटल्स, बिल्डिंग, कुकवेयर जैसे यूजेस में। तो अब जब मिनरल का इतना सारा यूज़ है तो हमें उसे कंज़र्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कंज़र्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? तो देखो मिनरल जो होता है ना वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, मतलब कि उसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं एक जो मिनरल जैसे गोल्ड, सिल्वर को बनने के लिए। तो अब हमारी पॉपुलेशन तो कितनी ज़्यादा है तो उसका कंजम्पशन रेट भी तो बहुत ज़्यादा होगा ना, लेकिन उसका फॉर्मेशन रेट बहुत कम है क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ ईयर तो सिर्फ उसे बनने के लिए लग जाते हैं। इसलिए जो मिनरल्स है ना वो डिप्लेट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट। तो कंजर्वेशन मेथड ये है कि अगर हमें मिनरल को कंजर्व करने आगे के लिए, अभी के लिए, तो हमें जो ड्यूरिंग जो माइनिंग के समय में जो वेस्टेज होता है ना उसको रिड्यूस करना पड़ेगा और जो मेटल्स है उसको रिसाइकल करना पड़ेगा और जो मिनरल्स है ना उसको रीयूज़ करके मिनरल रिसोर्स को हम उसे मेटल को रिसाइकल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसका नाम है पावर रिसोर्स। पावर रिसोर्स के बिना दुनिया रुक जाती है यार, जैसे कि पेट्रोल का दाम देखकर हमारा दिल रुक जाता है। पावर रिसोर्स यूज़ कैसे होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो डेली लाइफ में यूजेस है उसके गीज़र, आयरन ब्लेंडर, गैस स्टोव, लाइट, फैंस, ये सारे के सारे ना एनर्जी कंज्यूम करते हैं। जैसे सिटी लाइफ वो कितनी कंफर्टेबल होती है, एसी होता है वहाँ पे, वॉशिंग मशीन होता है, वहाँ पे डिश वॉशर होता है। लेकिन यहाँ पे गांव में तो नहीं होता, लेकिन सिटी लाइफ जितनी कंफर्टेबल होती है ना उतनी ही ज़्यादा वो पावर पर डिपेंड करती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड सप्लाई है लेकिन उसका जो डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अब इतने सारे लोग हैं तो सबको चाहिए होगा अपने अपने घर पे। तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न है हमारी इतना लोग पावर पे इतना क्यों डिपेंड होते जा रहे हैं, हैवीली डिपेंड हो रहे हैं वो। इसका रीज़न ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफस्टाइल है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर चेंज होते जा रही है, वहीं पे डाइवर्ट होते जा रही है। तो इंपॉर्टेंस क्या है पावर का, वो हमें इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, हमारे हाउस होल्ड में यूज़ होता है, कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, ये सारी चीज़ों में यूज़ होता है। अब पावर के भी ना, पावर रिसोर्स के भी दो टाइप है, एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है नॉन कन्वेंशनल। ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी क्या है, ये ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये बहुत पहले से बहुत सारे लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ये बहुत कॉमन है। जैसे कि फायरवुड, फॉसिल फ्यूल, आपने फायरवुड चूल्हा वगैरह होता है उसका खाना तो खाया ही होगा ना। तो ये जो है ना ये वाइडली यूज़ होता है, विलेजेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लोग वहाँ पे खाना पकाने के लिए, हीटिंग करने के लिए फायरवुड का यूज़ करते हैं। 50% ऑफ एनर्जी भी फायरवुड से ही आती है। सेकेंड, फॉसिल फ्यूल्स। इसमें क्या होता है, जो डेड प्लांट्स और एनिमल जो बरीड है बहुत मिलियंस ईयर अगो पहले जो वहाँ पे दब गए थे, उससे जो बनती है ना वो फॉसिल फ्यूल बनती है। इसमें पेट्रोलियम,
कोल और जो नेचुरल गैस है ना, ये सब भी उसी फॉर्मेशन से बनते हैं, उसी जो प्रोसेस से बनते हैं। ये नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं, इनका कंजम्पशन रेट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन फॉर्मेशन रेट बहुत कम होता है, इसलिए शायद ये बहुत जल्दी ख़त्म भी होने वाले हैं, इसलिए हमें इसे कंज़र्व करने के लिए बोला जाता है। थर्ड, कोल। कोल जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है पूरे, मतलब इसकी जो क्वांटिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा है। आप तो जानते होंगे कोल का यूज़ होता है डोमेस्टिक फ्यूल्स में, इंडस्ट्रीज़ में जो आयरन और स्टील की होती है, स्टीम इंजन में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक जनरेशन में यूज़ होता है, जैसे कि थर्मल पावर। फॉर्मेशन कैसे होता है, जो जायंट फर्म्स होते हैं ना, और जो स्वैम्प होते हैं, ये क्या होता है, मतलब बहुत साल पहले, जैसे कि आप मान लो 30 करोड़ साल पहले क्या हुआ था, ये जो अर्थ है ना, वो पूरे का पूरा जायंट फर्म, ट्रीज़ और स्वैम्प से बना था। तो मतलब कि यहाँ पे जो प्लांट्स थे वो बहुत वेट थे, स्वैम्पी थे, एरिया जो दलदली एरिया थी वो वैसे थी। तो ये क्या होता है ना, अब ये ना कम्प्लीटली रोड होते हैं, मतलब ख़राब नहीं होते, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसीलिए ना, जब ये ख़त्म तो नहीं होते पूरी तरीके से, वैनिश नहीं हो पाते, क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता। तो ये बहुत साल पहले ना अंदर ज़मीन में दब गए थे, बरीड हो गए थे। तो इसके ऊपर में बहुत सारी लेयर्स ऑफ सॉइल, सेडिमेंट्स आ गई। तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर में जो प्रेशर हुआ, जो लेयर थे, जो ऊपर के लेयर थे, उससे जो प्रेशर बना, और जो हीट था इनसाइड द अर्थ, उससे जो प्रेशर बना, उसके वजह से ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल है ना, वो ब्लैक हार्ड सब्सटेंस, मतलब कि कोल में कन्वर्ट हो गए। तो बेसिकली क्या होता है, कोल जो होता है ना, वो एशियन सनलाइट जो स्टोर हुई थी इनसाइड द डेड प्लांट्स एंड एनिमल, वही कोल है, विच वी आर नाउ बर्निंग फॉर एनर्जी। पूरे वर्ल्ड में जो टॉप प्रोड्यूसर है कोल के, जो कि सबसे ज़्यादा कोल को प्रोड्यूस करते हैं, वो चाइना, यूएसए, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। और जो इंडिया में जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा जो कोल को प्रोड्यूस करती है वो है रानीगंज, झारिया, धनबाद और बोकारो। पेट्रोलियम जो है ना, वो थिक ब्लैक लिक्विड होता है, जिसका सोर्स होता है पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट। ये मिलता है रॉकी लेयर्स के बीच में, इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ड्रिलिंग जो कि ऑफशोर में होता है, या फिर कोस्टल फील्ड जो ऑयल वाला एरिया होता है, वहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद ये रिफाइनरी के लिए जाता है, जो कि प्रोसेस्ड होता है बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट में, और इसे ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। गोल्ड के जैसा इसका रेट है, और क्योंकि ब्लैक कलर का बहुत ही वैल्यूएबल है, आप तो जानते ही हैं, इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। इसके लीडिंग प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएसए, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया। इंडिया में इसके सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है, मतलब कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो होता है दिग्बोई, मुंबई, जो कि बॉम्बे, कृष्णा गोदावरी रिवर के डेल्टाज में। नेचुरल गैस जो होती है ना, जो गैस पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ में मिलते हैं, और तो और जब हम क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तो सेम टाइम पर क्या होती है, नेचुरल गैस भी रिलीज़ होती है। अब इसका यूज़ क्या होता है, बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल में, पावर जनरेशन में, हीटिंग इन इंडस्ट्रीज़ में, रॉ मटेरियल जैसे कि केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्ट फ्यूल एंड कुकिंग फ्यूल में। इसके जो ग्लोबल प्रोड्यूसर्स हैं ना, वो रशिया, चाइना, यूएसए, कतर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया में इसका प्रोडक्शन होता है मुंबई में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में, कैम्ब्रे बेसिन में और त्रिपुरा, असम में। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, आप सुनते होंगे नेचुरल गैस को यूज़ करो, नेचुरल गैस को यूज़ करो, तो क्यों यूज़ करो, तो ये ना सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट हाइड्रोकार्बन है। इससे जो पॉल्यूशन होता है ना, वो हाफ होता है, जैसे कि CO2 के बिल्कुल हाफ होता है। और जो जैसे कि 10%, जैसे कि 100% कोल अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो 1/10 जो है वो नेचुरल गैस प्रोड्यूस करेगा। फर्स्ट, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के फॉर्म में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करते हैं, लेकिन ये लिमिटेड भी हैं। लेकिन नेचुरल गैस इससे थोड़ा कम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था। तो पूरा वर्ल्ड जो है ना, रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि ये सेफ होते हैं, क्लीन होते हैं, एंडलेस होते हैं और इको फ्रेंडली भी होते हैं। अब देख लेते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को। इसका डेफिनेशन ये होता है कि जो भी पानी जो गिरता है डैम से, उससे जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोला जाता है। अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं। जो रेन वाटर होती है, रिवर वाटर होती है, उसको डैम्स पर स्टोर किया जाता है। आप कभी डैम घूमने के लिए गए होंगे तो देखा होगा वो कितने ज़्यादा हाइट पर होते हैं। तो उस हाइट से जब वो वाटर फ्लो करता है टरबाइंस में, और वो ब्लेड जो है घूमती है, उसी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो डिस्चार्ज वाटर होता है ना, वो इरीगेशन के लिए यूज़ होता है। और जो 1/4 पार्ट है पूरे वर्ल्ड का जिससे इलेक्ट्रिसिटी आती है, 1/4 जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से ही आती है। इसके लीडिंग प्रोड्यूसर है पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना। इंडिया में भाखड़ा, नंगल, गांधी सागर, नागार्जुना सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये सारे जो है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं सेकेंड टाइम नॉन कन्वेंशनल, मतलब कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। रिन्यूएबल रिसोर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, फॉसिल फ्यूल जो है हम जानते हैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और तो और ये पॉल्यूशन भी कितना ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो हम शिफ्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल सोर्स पर, जैसे कि सोलर, विंड, टाइडल, न्यूक्लियर और जियोथर्मल एनर्जीज़ पर। फर्स्ट, सोलर एनर्जी। तो हम इसमें क्या करते हैं, आपने जाना होगा, आपने देखा भी होगा सोलर पैनल्स को, जिसमें क्या होता है, जो
सन हीट जो होता है ना वो एब्जॉर्व करता है ताकि वो हमारे हीटिंग और लाइटनिंग पर यूज़ हो सके। तो सोलर सेल मतलब कि सोलर पैनल जो कि जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी, हीट और लाइटनिंग के लिए। इसके अदर यूज़ भी है जैसे कि सोलर हीटर, कुकर, ड्रायर, कम्युनिटी लाइटनिंग और ट्रैफिक सिग्नल के लिए। बेस्ट जो होता है ना जो ये सोलर एनर्जी को यूज़ करने का वो ट्रॉपिकल एरिया में होता है, जिसमें अबंडेंट जितना की सनलाइट है, जिसमें डायरेक्ट सन रेज फॉल करती है, जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ रहा है ना, तो वहाँ पे सोलर एनर्जी बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा सन की रेज आएंगी ना उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। सेकेंड, विंड एनर्जी अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हवा कभी भी बंद नहीं होने वाली, हवा हमेशा चलते रहने वाली। इसका ट्रेडिशनल यूज़ होता है ग्राइंडिंग ग्रेन पर और लिफ्टिंग वाटर पर। इसका मॉडर्न यूज़ है व्हील मिल, जो कि आपने देखा होगा रोटेट करती है, फिर उससे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। तो ये विंड फार्म्स जैसे कि कोस्टल रीजन में और माउंटेन जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से विंड मिल्स रोटेट होगी, तो उससे और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो विंड एनर्जी इस तरीके से यूज़ होती है। अब ये सारी जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ है, जो सोर्स है, वो जगह देख देख कर भी डिपेंड करता है। जैसे कि सोलर एनर्जी को जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है वहाँ पे यूज़ करेंगे, विंड एनर्जी को जहाँ पे बहुत तेज़ी से हवा चल रही है वहाँ पे यूज़ करेंगे। न्यूक्लियर पावर, अब ये क्या होती है, एनर्जी होती है जो कि टाइनी एटॉमिक न्यूक्लियाई से बनती है, जो कि सेंटर ऑफ एटम को बोला जाता है। इसमें मेन फ्यूल जो यूज़ होता है वो यूरेनियम और थोरियम होता है। अब ये जो यूरेनियम ले लो या थोरियम ले लो, ये एटम्स में क्या करा जाता है, बॉम्बार्ड किया जाता है न्यूट्रॉन से। फिर ये जो न्यूक्लियाई होती है ना इनकी, वो स्प्लिट होती है स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स में। उसके बाद इसी जो स्प्लिटिंग को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये जो न्यूक्लियर का जो स्प्लिट हुआ है ना, वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है ना वो रिलीज़ करती है, मतलब कि हीट रिलीज़ करती है। अब ये हीट क्या करता है, टर्न करता है वाटर, मतलब कि वाटर को स्टीम में टर्न कर देता है। अब आप जानते ही है स्टीम क्या करेगी, रोटेट करेगी टरबाइन को, और टरबाइन क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरेनियम है ना वो बहुत ह्यूज एनर्जी को भी क्रिएट कर सकता है, मतलब ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है न्यूक्लियर पावर। इसके जो मेजर मेजर प्रोड्यूसर है वो यूएसए और यूरोप है। इंडिया में यूरेनियम राजस्थान और झारखंड में मिलता है, और थोरियम जो होता है मोनासाइड सैंड्स में, केरला में। और इसके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है इंडिया में वो है कलपक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, रत्न प्रताप सागर राजस्थान में, और नरोरा यूपी में, और कैगा कर्नाटक में। जियोथर्मल एनर्जी, जो अर्थ के अंदर में जितनी भी हीट है ना उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, उसी प्रोसेस को बोला जाता है जियोथर्मल एनर्जी। इसका सरफेस फॉर्म है हॉट स्प्रिंग। इसका यूज़ होता है पावर जनरेशन में, कुकिंग में, हीटिंग में और बाथिंग में। इसके वर्ल्ड लीडर्स है वो है यूएसए, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका। और इंडिया में मणिकरण जो कि हिमाचल प्रदेश में है, पुगा वैली जो कि लद्दाख में है। फिफ्थ, टाइडल एनर्जी, तो जो टाइड्स होती है, जो कि जो राइज और फॉल होता है सी वाटर का, उसी को टाइड्स बोला जाता है, जो कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन ऑन द अर्थ, इसके वजह से जो राइज होती है ना सी लेवल पे, उसी को टाइड्स बोला जाता है। तो इन टाइड्स से क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है। इसका मेथड अब हम इसे बना भी सकते हैं। इसका मेथड है डैम्स। डैम्स को हम लोग नैरो सी पर बनाते हैं उसकी ओपनिंग को, जिससे हाई टाइड्स क्या होती है, वाटर को टर्न करते, वाटर जो हाई टाइड्स के जो वाटर होता है वो टर्न करते हैं टरबाइन को, और टरबाइन टर्न होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके प्रोड्यूसर्स है रशिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब कि इंडिया में भी प्रोड्यूस किया जाता है। सिक्स्थ, बायोगैस। बायोगैस मतलब कि जो गैस ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब कि डेड प्लांट्स, एनिमल डंग और जो किचन वेस्टेज से जो बनती है, उसी जो ऑर्गेनिक वेस्ट से ही बायोगैस बनता है। इसका प्रोसेस क्या है, जो वेस्ट होता है वो डिकम्पोज हो जाता है। कौन करता है उसे, बैक्टीरिया। वो एक डाइजेस्टर होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं मीथेन और CO2। अब इसका यूज़ होता है कुकिंग, लाइटनिंग और तो और ऑर्गेनिक मैन्यूअर को भी प्रोड्यूस करने के लिए ये सारी जो वेस्टेज है उसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमने सारे के सारे रिन्यूएबल रिसोर्स को कंप्लीट कर लिया है, और आपके लिए खुशी की बात ये कि यहाँ पे भी हमारा चैप्टर एंड होता है। तो आज हमने देखा कि मिनरल्स और पावर रिसोर्स कैसे एक रियल ट्रेजर है हमारे अर्थ के। हमने कोल से सोलर तक, पेट्रोलियम से न्यूक्लियर तक हर एक पावर को पढ़ा है कि वो किस तरीके से हमारी लाइफ को यूनिक वे पे पावर अप करते हैं। इफ़ यू एन्जॉय लर्निंग विथ मी, बस एक वो जो लाइक बटन है ना उसको हिट कर दो। शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स सो नॉलेज रिच फर्दर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर फन एंड ईजी लर्निंग वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।